हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सानिया। आज की वीडियो में हम पॉलिटी क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के साथ डील करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। आई डोंट नो कि आप लोगों की इस वीडियो की ज़रूरत है या नहीं, बट अगर किसी को बिल्कुल भी मुश्किल आ रही है क्लास 11 की पॉलिटी समझने में, सो आई विल हेल्प यू विद इट एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले तो हम समझेंगे कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक ऐसी चीज़ यूज़ करके पॉइंट ए से बी जा रहे हो एंड अभी आपको नहीं पता कि आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, फिर मैं आपको बोलूँ कि वो रेड कलर की है, देन आई से कि उसके 4 पहिए हैं एंड पेट्रोल यूज़ होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस चीज़ को यूज़ करके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो एट द एंड आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। तो वैसे ही आपकी बुक में सबसे पहले दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। आप सबको पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, कास्ट है, लैंग्वेजेस हैं, और इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम सब एक साथ रहते हैं। तो जब लोगों के इतने सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इतने सारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, इतने सारे डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, हॉबीज़ हैं, उसके बाद भी हम सब एक साथ आ रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ऐसा होगा ही, जब इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो कोई कन्फ्लिक्ट होगा, और उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई रूल्स होने चाहिए, और वो रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। वी विल रीड दिस पार्ट ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ आए। Some are old, some are young. Imagine further that members of this group are likely to have a dispute over various aspect of life. कि कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, और एज में तो वो उन लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट कैसा? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड, शुड बी अलाउड टू ओन, शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड हाउ मच शुड दिस ग्रुप spend on its safety and security, or should it be built more parks instead? ऐसे क्वेश्चंस, मतलब कि आप कोई भी कंफ्लिक्ट ले ले। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी का इशू, अगर आप जब आगे जाकर डिटेल में पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ बिग इशू इन द इंडियन पॉलिटी सिंस इंडिपेंडेंस। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे केस लॉज आप पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो हमारे बीच में कॉपरेशन ला सके, और कॉपरेशन सिर्फ रूल्स की वजह से आएगी। इमेजिन करिए कि आप क्रिकेट खेलने गए, आपने डिसाइड नहीं करा कि 4 कैसे होगा, 6 कैसे काउंट करोगे। तो आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट बॉल पे बॉल जब बाउंड्री पे जाके लगी तो आप लोग कंफ्यूज हो कि अब ये 6 है या 4 है। पर अगर आपने रूल्स डिफाइन कर दिए तो ये डिसीजन लेना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बस ये रूल्स हमारे लिए डिफाइन करता है, यह बताता है कि रूल्स कौन लेगा, और इसी कारण हमारे बीच में एक लिमिटेड या एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आती है। सो एट द एंड आपके पास ये लाइन है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। आई होप आपको पहला फंक्शन आ गया हो समझ। अब हम दूसरा फंक्शन समझते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कॉन्स्टिट्यूशन या तो रूल्स बनाएगा या डिसाइड करेगा कि कौन रूल्स बनाएगा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन द ईयर 1950। उसके 2 साल पहले डिस्कशन वगैरह हुए। इट केम इनटू फॉर्म, और इट वाज एनफोर्स्ड इन द ईयर 1950। ठीक है, तो एनफोर्समेंट 1950 में जिस चीज़ की हुई है, ऑब्वियसली 1950 की प्रॉब्लम्स या 1950 का इंडिया और जो 2025 का इंडिया है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब चीज़ें तो नहीं डिटरमाइन कर सकता। उसके लिए हर एक जगह पे उन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो कौन लॉ बनाएगा। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दी हुई है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल जो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को वेरीफाई करते हैं कि उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो सैलरी है, उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई करा हुआ है कि पार्लियामेंट ये काम करेगी, उसकी जगह आकर जुडिशरी ये काम नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव आगे ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब we'll read this part. A constitution is a body of fundamental principle according to which a state is constituted or governed. But what should these fundamental rules be? अब यहाँ पे इन्होंने पहली लाइन में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, जिसके उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी स्टेट को गवर्न किया जाता है। अब वो पूछ रहे हैं कि रूल्स कैसे होने चाहिए, ऐसा क्या चीज़ है जो रूल्स को फंडामेंटल बनाती है। तो उन्होंने आगे जवाब दिया, वेल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड what laws who gets to decide what the laws governing the society should be। तो पहली चीज उन्होंने बोला कि पहले क्वेश्चन का जवाब यही है कि ऐसा क्या चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक फंडामेंटल बुक बनाती है। तो बेसिकली ये चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कैसे लॉज बनाएगी। ठीक है, अगर आपको यू वांट टू रूल एक्स बट अदर्स वांट टू रूल वाई, हाउ डू वी डिसाइड हु रूल्स और प्रेफरेंस शुड गवर्न अस। कौन हम पे रूल करेगा, कौन हमारे डिसीजंस लेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। और इसका आंसर हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। अगर मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे एक राजा राज करता है, वहां पे राजा डिसाइड करेगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि सोवियत यूनियन या रशिया जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे एक सिंगल पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। बट अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो वहां के लोग डिसाइड करेंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। बट ये मैटर इतना सिंपल भी नहीं है। अगर आप ये भी डिसाइड कर लो कि लोग डिसाइड करेंगे, फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता है। तो लोग डिसाइड करेंगे तो उसमें लॉ बनेगा, तो हर किसी को अग्री करना चाहिए। तो लोग क्या डायरेक्टली वोट करेंगे या इनडायरेक्टली वोट करेंगे, इस सब के जवाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। ठीक है, बेसिकली हम ये वाला पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा समझा दूंगी। ठीक है, in the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies. बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला ही गई है ये चीज कि मोस्ट केसेस में वहां पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट विल मेक लॉ ऑन इट। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिया, उस लॉ को एनैक्ट एनफोर्स लागू कौन करेगा। अगर पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की ताकत है तो किसी और बॉडी के पास उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर भी होनी चाहिए, और किसी और एक और बॉडी होनी चाहिए जो चेक करे कि जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, so we have the line, the second function of the constitution is to specify who has the power to make the decision in a society. It decide how the government will be constituted. So एक 30 seconds में मैं इसको समराइज करती हूँ। क्वेश्चन था कि कौन लॉ बनाएगा, जवाब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है कि कौन कब डिसीजन लेगा। अब वहां पे हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में लोग डिसीजंस लेंगे, लोग तो डायरेक्टली आकर वोट नहीं कर सकते हर डिसीजन को, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जो इतनी डाइवर्स है, इतनी वास्ट है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करा है कि पार्लियामेंट लेगी डिसीजन, पार्लियामेंट इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाएगा, इलेक्शंस का प्रोसीजर ये होगा। तो ये सारे जवाब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जब मिलते हैं तो वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उनको फंडामेंटल बनाती है और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल बनाती है। ठीक है, नाउ थर्ड प्रिंसिपल, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगाए। अगर गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दी जाए तो टायरनी आ जाएगी। गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस लेगी जो लोगों की राइट टू लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट जाएगा, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा, और ऐसी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। आप
फ्रीली जाके पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप घूम नहीं पाओगे, आप फोटोज क्लिक नहीं कर पाओगे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर पाओगे जो कि गवर्नमेंट को लगेगा गलत है। इस चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी है एंड आई होप आप इसको रीड कर लें, बिकॉज आई कैन रीड इट फॉर यू, बट इसमें यही चीज लिखी है, आई नो फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट द लिमिट, सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. ठीक है, और एडिशनली ये तो अभी आपके लेवल पे जानने वाली बात नहीं है, बट आई विल टेल यू कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि जुडिशरी है, तो जुडिशरी जो है वो टाइम टू टाइम चेक रखती है कि गवर्नमेंट कहीं कुछ ऐसे लॉज तो नहीं बना रही जिससे लोगों की फ्रीडम, उनकी लिबर्टी पे कुछ खतरा हो। तो जुडिशरी ने इसीलिए केशवनंद भारती केस हुआ था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाई थी। उस डॉक्ट्रिन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट कभी भी टच नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें पता चलता है कि लिमिट्स होना क्यों ज़रूरी है, और अगर लिमिट्स कौन इम्पोज कर सकता है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप इम्पोज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन होंगी। तो देर इज़ अ लॉट टू लर्न इन पॉलिटी एंड आई एम श्योर कि जब भी आप कभी डिटेल में आगे जाके पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड द नेक्स्ट गोल, सो द नेक्स्ट गोल इज एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कंट्रीज limit themselves largely to allocating decision-making power and setting some limits to government power. But many 20th century constitution, of which Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things, to express the aspiration and goals of society. The Indian constitution was particularly innovative in this respect. Society with deep entrenched inequalities of various kind will not only have to set the limits on the power of the government, they will also have to enable and empower the government to take positive measure and to overcome forms of inequality or deprivation. बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत देर पहले बने थे, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट से, तो वहाँ पे सिंपल काम ये करा गया है कि कौन डिसीजन लेगा और कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट की पावर पे लगा दी गई हैं। बट 20th सेंचुरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक एग्जाम्पल ले लो, आप साउथ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने आप को इन दो टास्क पे लिमिट नहीं करा है, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो पॉजिटिव थिंग्स करेगी जिनसे सोसाइटी अपने गोल्स और अपनी एस्पिरेशंस को अचीव कर सके, सोसाइटी अपने आप को इनइक्वालिटी से आज़ाद कर सके। क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बने थे इंडियन और साउथ अफ्रीकन फॉर डैट से, उन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि उनकी जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज के साथ साथ ब्रिटिशर्स का पूरी हिस्ट्री रही है, तो इन सब चीज़ों को हमें फाइट करना था। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट्स को ये भी बोला गया है कि आपको पॉजिटिवली एक्ट करना है इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. If this is our society's aspiration, the government will have to enable or empower to take all the necessary steps to achieve this goal. In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई रिपीट करी गई है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन सोसाइटी का ये एम है, इंडियन सोसाइटी का एम यही है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हमें रिमूव करना है, उसके लिए सोसाइटी गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। और गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोला गया है फंडामेंटल राइट है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी। ठीक है, वहीं पे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने भी बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेगी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सके। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दूंगी कि जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसा नहीं है ये न्यूज़पेपर आप कभी नहीं पढ़ोगे, इवेंचुअली आप कभी ना कभी न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे,
तो जितने ज़्यादा आपके 11th-12th के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इकोनॉमी के हो जाएं, पॉलिटी के हो जाएं, हिस्ट्री के हो जाएं, और इन जनरल भी आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी विद टाइम, वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे कि आप न्यूज़पेपर को बेटर वे में समझ सको। और उसके बाद भी अगर आप आगे स्पेशलाइजेशन के लिए कोई कोर्स करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो इन ऑर्डर टू बिल्ड योर नॉलेज। ठीक है, नो मूविंग ऑन। यहाँ पे भी आगे डिटेल में वही चीज़ दी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट। ये आप रीड करोगे और मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या लिखा था, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मटेरियल वेलबींग के बारे में मेंशन करा गया। इसमें पूरा बात करी गई है कि इंडियन सोसाइटी और इंडिविजुअल के साथ और जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव स्टेप्स हैं उनको लिंक करा गया है। तो आप समझना, और अगर आपको ना समझ आए तो आई विल हेल्प यू विद इट। एंड इसका लास्ट में कंक्लूजन दिया है, द फोर्थ फंक्शन ऑफ द सोसाइटी इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनेबलिंग प्रोविजंस की बात करी गई है। सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की और इंडोनेशिया का केस यहाँ पे डिस्कस करा गया है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको रीड करना। ओके, लास्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट फीचर जो बात करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट। ठीक है, और इतनी सारी जो आपकी डाइवर्सिटी होती है, तो आप अपने आप को लैंग्वेज के बेसिस पे अलग मानते हो, आपके कल्चर के बेसिस पे आप अलग मानते हो खुद को, आपकी स्टेट कोई और है, आपकी रिलीजन कुछ और है, बट एक कॉमन आइडेंटिटी तो होनी चाहिए एक नेशन बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो एक कॉमन आइडेंटिटी देता है। लेट्स रीड इट। फाइनली एंड परहैप्स even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. This means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. वही है ये ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंडियंस खुद को कहते हैं, ये कैसे आए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वो आइडेंटिटी दी। It is by agreeing to basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that forms a collective identity. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, उनके लॉज को मानते हैं, तो हम इस कलेक्टिव आइडेंटिटी का पार्ट बनते हैं। वन हैज मेनी सेट ऑफ आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट प्रायर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रायर मतलब कि पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी होंगी, बट बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूट वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पर जब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना, आपने अग्री करा इन रूल्स को, इन नॉर्म्स को, इन लॉज को, तब आप इंडियन बन गए। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विद इन वंस परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन, गोल्स एंड फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आप अपने लॉ, अपने एस्पिरेशन, गोल्स और फ्रीडम को अचीव करते हो। ऐसा नहीं आप कुछ एंटी नेशनल या एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कुछ करोगे, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अग्री करा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करोगे, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट अपॉन व्हाट वन मे डू और वन मे नॉट डू। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। वही है, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन अ मोरल आइडेंटिटी। थर्ड and final, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional tradition. कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज होंगी जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक आइडेंटिटी कैसे देता है। वी कैन रीड दिस ऑल्सो, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, दे डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट। वही है कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई और बात कर रहा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बात कर रहा है, राइट। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट। जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे बेसिक राइट्स की बात की जाती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है बेसिक राइट की बात अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इंडियन में भी है, यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जर्मन में भी होगी,
पर वो बोल रहे हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो स्टेट टू स्टेट, नेशन टू नेशन वेरी करेगा। कैसे? मोस्ट नेशन आर एमेलगेमेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। हम सबकी हिस्ट्री अलग लग रही है, यूरोप की हिस्ट्री कुछ और है, अमेरिकन हिस्ट्री कुछ और है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री कुछ और है, राइट? बट द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इट वीव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप डेट रिसाइड विद इन द नेशन इन डिफरेंट वेज। और कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडेंटिटी जब हमें देता है, एक कॉमन आइडेंटिटी, उसके थ्रू वो हम सबको एक साथ लाता है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जर्मनी आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन। जब आप एथनिकली जर्मन थे तो आपको जर्मन आइडेंटिटी दी जाती थी, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एथनिसिटी को क्राइटेरिया सिटीजनशिप का नहीं माना गया है। डिफरेंट नेशंस एम्बॉडीड डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ what the relationship between the different region of a nation and the central government should be. The relationship constitute the national identity of a country. अब यहाँ पे हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। और आपका होमवर्क ये है कि आप गूगल सर्च करोगे और आपको मुझे बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज है। पहला ये था, द गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। जब गवर्नमेंट ऑर्डर ही नहीं कर सकती कि आप ये काम करो नहीं करो, तो बेसिकली इस एरिया पे गवर्नमेंट आकर इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो मतलब कि ये लिमिटेशन है गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब था लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द सेकेंड इज, द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सके, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम इन वेल्थ, ठीक है। तो इसमें इस ब्लॉक में क्या आएगा, एंड आई एम श्योर यू कैन आंसर इट, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना 1B 1C करके, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि ही शुड अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन करी गई है। तो ये कौन सा फीचर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का? यू विल टेल मी, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज टू ओबे। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज टू ओबे। ये कौन सा फीचर हुआ? थिंक अबाउट इट एंड आई एम श्योर यू विल आंसर इट। इंडियन सिटीजन इज नॉट लिमिटेड टू द पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट और रिलीजन। ये तो हमने अभी पढ़ा है, जस्ट मिनट अगो। तो आप मुझे ये बताना, ठीक है। एंड नाउ हमारा हाफ चैप्टर हो गया है। एंड अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है या एक ऐसी एक बुक है जहाँ पे आपके बुक नहीं बेसिकली, सॉरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो पर वो अनरिटन हो। और ऐसा कौन सी कंट्री है जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड पे दूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब हमारे पास है पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा और लग जाएगा मुझे यहाँ तक लगता है। The authority of a constitution. We have outlined some of the functions a constitution perform. These functions explain why most society have a constitution. But there are further questions we can ask about constitution. अभी पीछे हमने constitution को define करा, फिर उसके बाद हमने समझा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो constitution कर सकता है। अब हमें कुछ और important questions पूछने चाहिए। What is the constitution? मैंने आपको इसका जवाब दिया है कि आप जब फीचर्स को यूज़ करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कि कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया पर क्या वो इफेक्टिव है या नहीं? इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, ठीक है। तो पहले वाला ये वाले पैराग्राफ में यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करा गया है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, यू विल हैव टू रीड इट, क्योंकि ये पिछले वाले की समरी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं? पहले तो हम देखेंगे कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन कैसे लिंक्ड है इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोमलगेशन है कि कोई चीज़ कैसे आई, ठीक है।
फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है, दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्या उनके पास अथॉरिटी थी, अगर थी तो कितनी थी, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए आर कॉन्स्टिट्यूशन विच आर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इन कंट्रीज के, ये एक स्ट्रगल के बाद बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, although Indian Constitution was formally created by a Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. बोल रहे हैं दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 के और 1949 के बीच में बना था, पर इसके पास एक एबिलिटी थी कि वो बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल को, डाइवर्स लोगों को एक साथ ला सके। And the constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn by the people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the arrangement of their personal power. The final document reflected the broad national consensus at that time. बोल रहे हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन लोगों द्वारा बनाया गया था जो कि उस टाइम पे जिनको लोग जिनकी बात लोग मानते थे उस टाइम पर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदूज मान रहे हैं या सिर्फ सिख मान रहे हैं, मुस्लिम मान रहे हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू जी कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात सब सुन रहे हैं, अगर गांधी जी कुछ बात कर रहे हैं तो उनकी बात भी सब सुन रहे हैं, ठीक है। तो सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम where all the people vote on the desirability of a constitution. यहाँ पे the word referendum आपकी vocabulary में अगर आपने नहीं पढ़ा तो नया word है। referendum का मतलब होता है मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें हम 10 लोग बैठे हैं और मैं आप सबसे पूछूंगी क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते हैं, वो रिफरेंडम हुआ। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐसे रिफरेंडम नहीं लिया। वही आगे ये बात बोल रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रिफरेंडम बट नेवरदलेस कैरिड एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। रिफरेंडम ना होने के बाद भी लोगों की रजामंदी थी, लोग अग्री करे। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अग्री नहीं करा और हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, ऐसे बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आगे हम समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर में है, तो इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो कॉलम है ये नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता हूँ। नेपाल में बहुत बारी कॉन्स्टिट्यूशन बना है एंड दो मैं इसको एक शॉर्ट में कवर कर लूँगी, बट अभी मैं आपको कंप्लीटली फोकस प्राइमरीली यहाँ पे रखना चाहती हूँ, ठीक है। द सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई रीजन हो, कोई ना कोई प्रोविजन पे अग्री करते हो, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन that for instance allowed permanent majorities to oppress minority group within the society would give minority no reason to go along with the provision of the constitution. अगर हम एक डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर हम बोल दें कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करेगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कामयाब नहीं होगा। अब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, आपको जो ऊपर वो ब्लू बॉक्स था, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। और अगर हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहाँ पे सिस्टम प्रिविलेज लोगों को ही मदद करता है और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी मदद नहीं करता, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोई नहीं मानेगा, ठीक है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था जिसको हर एक सेक्शन ने एक्सेप्ट करा, सो इट वॉज सक्सेसफुल इन दैट मैटर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि जो कि प्रिविलेज्ड हैं वो अंडर प्रिविलेज को ऑप्रेस करेंगे। सो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ इस पॉइंट पे भी इफ़ेक्टिव है। पहला पॉइंट क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया है जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं, हाँ। दूसरा चीज़, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरीके से फंडामेंटली इनइक्वालिटी की बात करता है? नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनफैक्ट
बहुत ध्यान से बात करिए कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी नहीं होगी। आर्टिकल 15 बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी होगा। इक्वालिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन नहीं होगी। तो ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होगी। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन समझने से पहले हमें समझ आना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशंस वो चीज़ होगी जो किसी ना कोई काम करती है और गवर्नमेंट बैक्ड होंगी। कोई इंस्टीट्यूशन बनाया, ठीक है। अब एक लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन होता है। लेजिस्लेचर बेसिकली पार्लियामेंट होगी, लॉ मेकिंग के साथ डील करती है। दूसरा इंस्टीट्यूशन हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही काम करते हैं। देन जुडिशरी होगी, ग्रुप ऑफ जजेस या एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हो गया, जिनका काम होता है कि नज़र रखना कि लॉज जो बनाए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं और जो लागू किए जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन ना हो, ठीक है। और जब लॉ बनाने वाले में, लागू करने वाले में और जो सेफगार्ड करने वाले में बैलेंस होगा तो उसी को हम बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कहेंगे। इतना हैवी वर्ड नहीं है ये, इतनी हैवी टर्म नहीं है ये, ठीक है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। हॉरिजॉन्टली हो गया कि आई होप यू नो व्हाट हॉरिजॉन्टली मीन, नहीं तो गूगल करके देख लेना हॉरिजॉन्टल क्या होता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होगी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली पावर डिवाइड करता है। जितनी जिसको ज़रूरत है उतनी देता है। ये इंश्योर करता है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर दे, कि मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि कल लेजिस्लेचर बोले कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ और मेरे से बड़ा कोई नहीं। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर ऐसा हो, जैसे कि आपने देखा होगा कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो राजा होता है वो सारी पावर्स अपने पास रखता है। तो राजा इज़ बेसिकली एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारी पावर्स चले जाएं तो इसका मतलब है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी को दबा रही है। और ये बेसिकली आई डोंट हैव टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो वहाँ पे आपको ये डिबेट एक्चुअली में समझ आएगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर कैसे बैलेंस करनी है। एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ये किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी। बट अभी आप मोटा मोटा समझ लो कि बैलेंस होना चाहिए इन सब के बीच में, ठीक है। Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedure as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. सिंपल मोटी मोटी बात। पहली स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया कि उतनी वैल्यूज, वो नॉर्म्स, उतने राइट्स, उतनी फ्रीडम दो एक इंस्टीट्यूट को जितनी ज़रूरत है। जुडिशरी बहुत सारे केस खुद ले सकती है, बहुत सारे केस खुद नहीं ले सकती। एग्जीक्यूटिव बहुत सारे लॉज खुद बना सकते हैं, बट जैसे ही वो लॉ आर्टिकल 21 के अगेंस्ट गया, जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए कि रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, पर इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी वही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। मतलब कि आप न्यू लॉज बना सकें, पुराने लॉज को अमेंड कर सकें, आपके पास वो पावर्स होनी चाहिए और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो पावर्स देता है। ऑलराइट, और इसी बैलेंस को हम बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कहते हैं। यहाँ पे देर आर फ्यू क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक अभी समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट, बट फॉर योर ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग यू शुड रीड इट, and especially when you're starting your class 11th, then it's very important. all right, and now we come, ये थोड़ा हिस्टोरिकल चले जाएगा, इसका पॉलिटी से ही लिंक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है तो पॉलिटी से लिंक होगा, बट थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना।
गिव मी अ मिनट देन आई विल कंटिन्यू। आई एम बैक, सॉरी फॉर कटिंग इट डाउन। सो नाउ हम समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आई एम श्योर आप इसके बाद कंफ्यूज नहीं होगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। पहली सिटिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की होती है 9 दिसंबर 1946। आपको ये डेट याद रखनी चाहिए, ठीक है। 9 दिसंबर को 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले आए, बैठे, और उसको वो जहाँ पर बैठे उसको हमने कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली नाम दिया, ठीक है। दोबारा जब कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली रिसेंबल हुई वो 14 अगस्त 1947। ये डेट भी आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि उसके 14 अगस्त 1947 को हम डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं द मेंबर्स, its member were chosen by indirect election by the members of the Provisional Legislative Assembly that have been established under the Government of India Act 1935। अब जो लोग यहाँ पर आके बैठे वो कौन लोग थे और वो कैसे इलेक्ट हुए, हमें ये सिंपल सा समझना है। 3 लाइनों में आप समझ जाओगे। पहली बात ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जैसे कि अभी हम इलेक्शन करवाते हैं अपनी कंट्री में कि हम सब जाते हैं, वोट डालते हैं, एमपीज बनते हैं, वैसे हमने जाके कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए हैं। बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी उस टाइम पे। हर एक पूरी कंट्री को प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, उनको कहते थे ब्रिटिश प्रोविंस। उन ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो लोग इलेक्ट हुए थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट में जाके बैठते थे। प्रोविंशियल पार्लियामेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है, पेपर में मत ऐसा लिखना। और इन लोगों ने आगे उन लोगों को इलेक्ट किया जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली में जाके बैठेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर हुआ, ओके। द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली वॉज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमेटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज कैबिनेट मिशन। और किस कमेटी, मतलब कि जो किस कमेटी के रूल्स या प्लान के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली बनी? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, आपको समझ आ गया आई एम श्योर। अब आगे 4 पॉइंट समझते हैं कि ब्रिटिश, अब हमें पता है इंडिया बहुत बढ़िया कंट्री है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए इंडिया को डिवाइड किया हुआ था। जैसे हमारी स्टेट्स होती हैं, ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे प्रोविंसेस बना दिए, ऑलराइट। पर वो स्टेट्स जिनके राजा थे उनको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब हर एक स्टेट से, हर एक प्रिंसली स्टेट से, हर एक प्रोविंस से या ग्रुप ऑफ स्टेट से सीट्स एलोकेट करेगी कि इस स्टेट से कितने आएंगे, और पॉपुलेशन के हिसाब से करा कि हर 10 लाख लोगों के लिए एक बंदा आएगा, 10 लाख लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोविंसेस 292 थे और हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 93 सीट्स अलॉट करी गई, ठीक है। हर एक प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस की बात कर रही हूँ मैं अभी, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। और मुस्लिम, सिख और जनरल में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करा गया। देन मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वालों ने फिर कैसे इलेक्ट करा? ये तो बेसिकली पहले 2 लाइन्स में बताया गया है कि हर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इस एरिया से कितने बंदे इलेक्ट करेगी। अब नॉमिनेट जितने मर्जी हों, 10 हो 20 हो, 10 लाख के लिए एक ही बंदा उनको या एक ही इंसान उनको इलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो इलेक्शन प्रोसीजर का नाम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेथड आज भी हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक टाइप है, ये एक तरीका है किसी काम को करने का, एक तरीका है इलेक्शन करवाने का, ठीक है। ये जो मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये प्रोविंसेस में यूज़ करा जाता था। और जो प्रिंसली स्टेट्स ने मेथड यूज़ करा, उन्होंने सीधा जो प्रिंस होता था या जो भी उनका राजा था वो सीधा नॉमिनेट करता था कि हमारी प्रिंसली स्टेट से ये बंदा जाएगा, ऑलराइट। आपको प्रोसीजर समझ आ गया कि कैसे आए। नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक
बाद जो उन्होंने बात करी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसका एक स्क्रीनशॉट टाइप यहाँ पे रखा हुआ है, एंड आई थिंक यू शुड रीड इट। एंड हमारे पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स भी पब्लिश हुई हैं, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट। ठीक है। सेकेंड अब है कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हम इलेक्शन समझ कर आ गया, अब कॉम्पोजिशन समझते हैं। As the consequence of the partition under the plan of 3 June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be member of Constituent Assembly. We learned that पहली बार हमारे जो Constituent Assembly के members थे वो फर्स्ट टाइम कब मिलते हैं? 9 दिसंबर 1946 को। 3 जून 1947 को हमारा इंडिया डिवाइड होता नहीं है, बेसिकली डिसाइड हो जाता है कि इंडिया डिवाइड होगा। ठीक है। और जो लोग उन एरियाज में फॉल करते थे जो पाकिस्तान बना बाद में, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं बने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ पहले थी 299, वो रिड्यूस होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करा। और कितने लोग प्रेजेंट थे उस दिन? 284। प्लीज गिव मी अ मिनट, सॉरी फॉर कंफ्यूजन। हर एक बुक में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर्स ऊपर नीचे कर देते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे अनडिवाइडेड इंडिया के, वो थे 389 समथिंग। जब इंडिया डिवाइड हो गया तो 299 मेंबर्स आके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे। प्लीज करेक्टेड, आई एम सॉरी, पहले मैंने गलत बोल दिया। उसके बाद आपको ये डेट याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा और 24 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करा, लागू करा। ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रेम करा था, हमारा पार्टीशन हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्री में वायलेंस हुआ था, काफ़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बट इवन दो हमने इतनी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद और उसके बाद भी इतनी टेंशन के बीच में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी काम कर रहा है और उसके प्रोविजंस आज भी बिल्कुल टाइम के साथ चल रहे हैं। सो इट इज़ शोइंग अस दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ठीक ठाक है। हम ये वाला जो पार्ट है, हम ये पैराग्राफ जो रीड करेंगे, इसमें हम समझेंगे कि कौन सी सेक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन था, किस पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था। All right, but this account of composition of Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. अभी तक हमने पढ़ा है कि Constitution कैसे बना। Although the members of the Assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the Assembly a representative body. हमारे Constitution जो था उसको बनाने के लिए पूरी कोशिश ये करी गई कि सब सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स आए और वो कंट्रीब्यूट करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो यूनिवर्सल सफरेज का ध्यान रखा गया। आप इस टर्म को गूगल करोगे और डिफाइन करोगे, बहुत सिंपल है, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू दीज टेक्निकलिटीज। ओके। मेंबर्स ऑफ ऑल द रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन। हर एक रिलीजन के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट थे। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 82% सीट्स के साथ डोमिनेट करा गया था। बट उस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। कांग्रेस इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती थी क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। कांग्रेस खुद बहुत सारे रिलीजन सेक्शंस के लोगों को जगह देती थी। इसलिए जब हम बोलते हैं कि 82% कांग्रेस के लोग थे, बट हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ कांग्रेस के लिबरल या इस आइडियोलॉजी के लोग थे या रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग थे। बेसिकली हर एक इंसान को उस टाइम पे इंक्लूड करा गया था। एंड नाउ विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेट करना, बातचीत करना, डिस्कशन करना, राइट? The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly representative. सिर्फ इस बात से हम ये नहीं बोलेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिली थी या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है।
It comes from the procedure it adopted to frame the constitution and the values its member brought to their deliberation. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकेंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, वोटिंग हुई, ये सब प्रोसीजर्स जो वहाँ पे डिस्कशन हुई, मैंने आपको बताया डिस्कशन के लिए हमारी डिबेट्स पड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक डिज़ायरेबल बनाती हैं. While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of society participate. अगर आप deliberative हो, अगर आप representative हो, तो आपको participate करने का right सबको देना होगा. Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole India in mind. जब लोग आए तो उन्होंने इंडिया के बारे में सोच के डिसीजंस लिए. ऐसा नहीं है कि मेरी सेक्शन वो, ये सब कुछ नहीं था. इवन दो अगर कोई आज बोल भी देगा सोशल मीडिया पे, आई डोंट थिंक कि इट इज़ ट्रूली राइट थिंग टू से. मतलब कि आपको खुद वो समझ डेवलप करनी होगी जहाँ पे आपको पता हो कि आप अगर इस सोर्स से न्यूज़ पढ़ रहे हो और वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बता रहे हैं, क्या आप एंटायरली उस चीज़ को मानोगे या नहीं मानोगे, आप डिटरमाइन करोगे. इवेंचुअली आपका एजुकेटेड होने का मतलब यही होना चाहिए कि आप सही और गलत में फ़र्क कर सको. ऐसा नहीं है कि आप हर बारी सही होगे और हर बारी गलत होगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट आपको एक स्किल सेट डेवलप करना होगा. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आज न्यूज़पेपर में इस आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखा गया है, इस तरीके से बात प्रेजेंट करी है, क्या ये बात एंटायरली सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करोगे. और ये आप तभी डिसाइड करोगे जब आप अच्छी तरह रीड करोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे और एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करोगे. तो ये पढ़ने से ही होगा, तो पढ़ते हैं. There were legitimate differences of principle and the differences were many. Should India adopt a centralized or decentralized system of government? What should be the relationship between state and the center? Who should be the power? What should be the power of the judiciary? Should the constitution protect property right? Almost every issue that lies at the foundation of modern state was discussed with great sophistication. Only some one provision of the constitution was passed without virtually any debate. The introduction of universal suffrage. अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको समझाती हूँ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जब मेकर्स आए उन्होंने बहुत सारा डिटेल में बात करी कि अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेंट्रल स्टेट के बीच में हम पावर्स डिवाइड करें, कैसे करेंगे. सेंट्रलाइज्ड हो गया, अगर यूनियन के पास सारी पावर है तो कैसा होगा. डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा. क्या जुडिशरी के पास कौन कौन सी पावर होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए. इन सब पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है. एंड आई एम श्योर कि आने वाले चैप्टर्स में हम वो पढ़ेंगे. तो पर उन्होंने बोला एक प्रोविजन पे बिना किसी डिबेट के सबकी रजामंदी थी, वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज. एंड आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है. ठीक है. The Constitution drew its authority from the fact that members of the Constituent Assembly engaged in what might call public reason. तो लोगों ने इंडिया को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया, लोगों ने पब्लिक रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया. वो चाहते थे कि उनकी डिस्कशन जो है वो रीजनिंग पे बेस्ड हो. ऐसे नहीं कि कोई भी बात कह दी, ना उसका सिर है ना पाँव है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. The very act of giving reason to other makes you move away from simple a narrow consideration of your own interest because you have to give reason to others to make them go along with your viewpoint. सिंपल सी बात ये बोलिए, अगर आप किसी को कोई बात बोल रहे हो कि मैं यहाँ से वहाँ गया, फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि मुझे चिप्स का पैकेट खरीदना था इसलिए मैं यहाँ से वहाँ गया. तो अब आप जो मेरी बात सुन रहे हो आपको बिलीव होगा कि अच्छा इसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए ये रीज़न था. वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने लार्ज स्केल पे कॉम्प्लिकेटेड बात पर आते हैं, उन्होंने बोला कि सेंट्रलाइज सिस्टम होगा. तो उन्होंने बोला कि जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवे नेशनलाइज्ड होना चाहिए, रेलवे सेंटर के कंट्रोल में होना चाहिए, करेंसी सेंटर के कंट्रोल में होनी चाहिए. ऐसा नहीं है हर एक स्टेट का एक अलग नोट हो, वैसे तो एक कंट्री काम नहीं कर सकती. तो हर एक चीज़ के लिए उन्होंने रीज़न दिया कि अगर हम ये प्रोविज़न लाएंगे तो क्यों लाएंगे और कि इंडिया को कैसे एक बेटर इंडिया बनाएगा. तो बहुत सारी डिबेट हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं, जो आप कहीं पे भी जाकर सुन सकते हैं.
फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे एंड आई एम श्योर आई ट्राई टू डू इट सम अदर डे। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं जिसकी मैंने आपको पहले बात करी थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजनिंग वॉज एम्फोसाइज्ड इन द मंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। मंडेन होता है दिनचर्या, एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने आप को कमेटीज में डिवाइड करा। 8 मेजर कमेटीज थी। कमेटीज के हेड थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। दे आर नॉट द मेन हु अग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। अगर आप फ्यूचर में जब जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे, सरदार पटेल जी के बारे में जब पढ़ेंगे, तो बेसिकली आपको रियलाइज होगा कि ये लोगों की, इनकी अपनी आइडियोलॉजीज बहुत अलग थी। इन इतने सारे मतलब कि अलग अलग सोच के, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आकर कोई चीज़ बना रहे हैं, आसान बात तो नहीं है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स बहुत थे, बहुत ज़्यादा। अम्बेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड द गांधी। अम्बेडकर जी गांधी जी और कांग्रेस के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो। वैसे ही पटेल जी और नेहरू जी भी बहुत सारे इशू पे अग्री नहीं कर रहे थे। और हर एक कमेटी ने एक पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और ऐसा, और बहुत ही यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच अ कंसेंसस विद द बिलीव दैट प्रोविजन एग्रीड बाय ऑल। तो जब एक प्रोविजन, एक पार्ट लगा लो, सिटीजनशिप के जो लॉज हैं वो बने, तो कोशिश करी जाती थी कि सब लोग उस बात पे अग्री करें। तो कंसेंसस का यही मतलब होता है कि जब सब अग्री करेंगे, हम 10 के 10 बैठ के अग्री करेंगे तो ही हम इसको पास करेंगे। तो इतना ज़्यादा केयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हर प्रोविजन को दिया गया, ठीक है। एंड आई होप वी आर एट लास्ट। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपने अपने नेशनल मूवमेंट से ली। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली डेट प्रोड्यूस इट। An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the Constitution should shine. तो बेसिकली बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उसके पीछे जो लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल रही है उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिर्फ एक मकसद था, वो था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यूज को अपहोल्ड कर सके, इनइक्वालिटी को ओवरकम कर सके। परहैप्स द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द नेहरू इन द ईयर 1946। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हूँ, मैं गड़बड़ बोलने में नहीं कर रही हूँ, बेसिकली आई हैवंट स्पोकन फॉर अ आवर कभी भी, तो नाउ आई एम टायर्ड अ लिटिल बिट। बोल रहे हैं हमारे नेशनल मूवमेंट रही 200 साल की, ठीक है। उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हमने सीखी, उन सब वैल्यूज़ को एक समरी देने की कोशिश करेगी। आई एम श्योर इसको कोशिश ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उसको डिफाइन करा गया कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम इन लाइंस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हमारा कंट्री सोवरेन होनी चाहिए, हमारी कंट्री सोशलिस्ट होनी चाहिए, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए, जो कि वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको हम अपलिफ्ट करेंगे। ये सारी प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की प्रोविजंस बनाएगी, 8 कमेटीज जब भी बैठती थी, तो उनके दिमाग में ये हमेशा होता था कि हम ये चीज़ ऐसे ही करेंगे। बेसिकली जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आज हम पॉलिटी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तो आप तो कुछ भी ऐसे लेफ्ट राइट कुछ भी पढ़ने लग जाओगे। बट आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक समरी था, एक कोशिश करी गई थी एक बेस्ट समरी हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के प्रिंसिपल की बनाई जाए, और उसने हमें मोटिवेट करा, उसने हमें डायरेक्शन दी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस डायरेक्शन में काम करेगी। हमने अपने आप को कमिट रखा टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, क्योंकि इंडिया की सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं थी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री थी, राइट। अब ये है मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
ये आप रीड करेंगे, मैंने आपको ओवरव्यू बताया है। एंड आई थिंक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थोड़ा सा रह गया, वी कैन डू इट। हम 4 पेजेस रह गए, वी कैन डू इट, प्लीज फोकस्ड रहो। Institutional arrangement, the third factor to ensure effectiveness of a constitution is balanced arrangement. इसमें कुछ नहीं है, राइट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सेम बात रिपीट करी गई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव तब भी होगा जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के पावर्स बैलेंस्ड हैं, एक दूसरे की पावर्स नहीं छीनना चाहती हैं, वैसा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल। एंड लास्ट, इसके बाद सिर्फ आपके क्वेश्चंस हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जब बनाया गया तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा गया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, यूएस का हो गया, कनाडा का हो गया, फ्रेंच का हो गया। हमने इन सब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा डिटेल में और फिर उनकी जो प्रोविजंस जो इंडिया के हिसाब से उनको इंक्लूड करा, तो ये वो बताता है कि हमने कौन सी प्रोविजन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। ठीक है, पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि हमारी स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यही मतलब है, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने अडॉप्ट किया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। यूनाइटेड स्टेट से हमने फंडामेंटल राइट्स का लिया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करेंगे, जुडिशियल रिव्यू की पावर इंक्लूड करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंक्लूड करेंगे। तो आपको ये प्रोविजंस याद करनी चाहिए और जब भी आप नेक्स्ट टाइम न्यूज़पेपर रीड करो तो आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन टर्म दिखे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। और अगर किसी रोज आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो और आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन भी करना आना चाहिए। ठीक है, एंड नाउ वी हैव क्वेश्चंस। अगर आपने इस डिस्कशन को थॉरली सुना है, आई एम श्योर कि ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन पे इन जनरल या उसके फीचर्स पे कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं, आप आराम से आंसर कर पाओगे। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आई विल ट्राई कि फ्यूचर में कभी मैं इसकी एक समरी वीडियो बनाऊं ताकि आपको एक बारी में समझ आ जाए। Although I don't think it is necessary, but if you want, please let me know कि आपको समरी वीडियो चाहिए जिसमें मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स बोलूँ और कुछ नहीं। And if you have been here with me till the end, thank you so much. And I think ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका जवाब मुझे भी देना था। I forgot about it. Let me. Actually, I forgot what the question was. So please ask me in the comment section. I will answer it there. I forgot about it. थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।